नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक ओक। मैं एक फिजिशियन हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा के बारे में तो आपने सुना होगा, काफी कॉमन रहता है। ये एक लंग्स की बीमारी है जहाँ पे लंग्स नॉर्मली हवा अंदर लेती है और बाहर छोड़ती है। तो इसे एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब हवा बाहर छोड़ने में तकलीफ होती है जिस पर्सन को अस्थमा रहता है। ये एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जिसे बोलते हैं, मतलब कि छोटी छोटी चीजों पे हमारी जो सांस की नलियां रहती है, तो वो थोड़ी सी सिकड़ जाती है और उसकी वजह से हवा बाहर फेंकने में मुश्किल हो जाती है इन पेशेंट्स में। तो ये मेन एक चीज रहती है जिसे हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा के कॉमन सिम्टम्स रहते हैं सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में सांस लेते वक्त सुई सुई आवाज आना और छाती पे भारीपन महसूस करना। अस्थमा क्यों होता है उसका एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक हमें पता नहीं है, पर उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स जरूर रहते हैं जिससे अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स तो जन्म के पहले से रहते हैं, जैसे कि माँ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, ओबेसिटी इन जनरल। देन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं और एक हाइपोथेसिस रहता है जिसे हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। उसका मतलब क्या रहता है कि बचपन में काफी बार ऐसे होता है आजकल कि बच्चे कभी धूल मिट्टी या फिर कोई भी प्रदूषण को एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं होते। हम लोग को लगता है कि उसकी वजह से अस्थमा जरूर होता है, धूल वगैरह बाद में। पर बचपन में कैसे रहता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो रहती है वो बहुत एक्टिव रहती है। तो जब छोटे छोटे डोज में ये सारे बाहर की चीजें बॉडी को एक्सपीरियंस करने मिलती है पहली बार, और वो बार बार जब मिलती है तो बॉडी उसको यूज हो जाती है, बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है। तो बॉडी उसे इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती। पर ऐसा माना जाता है कि अगर एकदम बचपन में बच्चे को कभी भी ये सारी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है, धूल मिट्टी वगैरह कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करने मिली, तो बॉडी वो समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें तो नॉर्मल आजू बाजू में रहती है। तो पहली बार जब एडल्टहुड में ये चीजें एक्सपोज हो जाती है एक पर्सन को, तो सडनली बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है जिसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसे एक हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता नहीं है। और अगर आप डायग्नोसिस की बात करें तो अस्थमा का डायग्नोसिस जो है एक टेस्ट रहती है जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसके अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं जो कि तकनीकी हो जाते हैं, पर बेसिकली वो करने के बाद हम लोग को एक पता चल जाता है कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव किस्म का लंग डिफेक्ट है, जो अस्थमा उसका एक प्रकार रहता है। अस्थमा के लिए कुछ लोग प्रोन, मतलब कुछ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी रहती है जिनमें अस्थमा हो सके। एटोपिक टेंडेंसी रहती है। एटोपिक टेंडेंसी मतलब उन बच्चों में एलर्जी, जिसे हम कॉमन सेंस में बोलते हैं, काफी सेंसिटिव रहते हैं। जैसे उनको स्किन में एटोपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, जहाँ पे कुछ चीजों के कांटेक्ट से या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज से ज्यादा रिएक्शन हो जाता है। या फिर एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब तेज कोई खुशबू बदबू आ जाती है, दुर्गंध आ जाती है, तो अचानक से छींक आना या फिर नाक बहना, ये सारे एक साथ जाते हैं। इन सबको एलर्जिक एटोपिक सिम्टम्स बोलते हैं। तो इन सारे लोगों में अस्थमा होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। बचपन में जो अस्थमा होता है जिसे चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी कहते हैं, तो ये एक्चुअली इसका जो प्रोग्नोसिस रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म इसका जो कोर्स रहता है वो अच्छा रहता है यूजुअली। मोस्ट बच्चे जो रहते हैं उनका बड़े होते होते ये अस्थमा के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो चाइल्डहुड अस्थमा एक्चुअली एक अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकते, पर इट्स बेटर देन एडल्ट अस्थमा, क्योंकि काफी लोगों का ये कम हो जाता है जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं। चाइल्डहुड अस्थमा जो है, काफी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके सिम्टम्स कम होते जाते हैं और एडल्टहुड में उनको अस्थमा होता नहीं। तो वो जो एक्सटेंसिक अस्थमा है उसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है और काफी लोगों में ये कई हद तक कम हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनमें अस्थमा उनके साथ जीवन भर रहता है, पर हम उनके सिम्टम्स जरूर कंट्रोल कर सकते हैं बराबर दवाई लेने। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए दो पार्ट्स होंगे। एक तो कुछ ट्रिगर्स रहते हैं, मतलब कुछ चीजें रहते हैं जिनसे जिन पेशेंट को अस्थमा रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो वो कॉमन ट्रिगर्स रहते हैं कि इन्फेक्शन होना, जैसे सोर थ्रोट हो गया, खांसी हो गई, तो इस टाइम पे अस्थमा का अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है। या फिर एकदम से धूल या फिर प्रदूषण, ये सारी चीजें, जो पेंट का स्मेल रहता है, पेंट फ्यूम जिसे बोलते हैं, हवा में प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजों को अगर एक्सपोजर हो गया तो जिनमें अस्थमा है उनमें वो ट्रिगर हो जाता है, तो उनमें सीवियर अटैक हो सकता है। तो उन सब चीजों की उनको
ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों में एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा करके भी एक चीज रहती है, तो एक्सरसाइज की वजह से भी उनका अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है, तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स है। बाकी अगर जिसको अस्थमा है, अस्थमा की ग्रेडिंग हो जाती है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस प्रकार का है, और हिसाब से डॉक्टर उनको दवाई दिए जाते हैं। आज के जमाने में लेटेस्ट जो है दवाई, इनहेलर या फिर रोटा कैप्स, जो कि पंप रहता है, सिंपल भाषा में कहते हैं, तो वो पंप लेके ट्रीट किया जाता है। काफी लोग इनहेलर लेते हैं। इनहेलर एक समान नहीं रहते। इनहेलर में जो दवाई रहती है वो अलग अलग किस्म की रहती है, तो वो आप आपके डॉक्टर से बात करके बराबर किस्म की दवाई आप ले सकते हैं इनहेलर के रूप से। अस्थमा जो है लोगों के लाइफस्टाइल को जरूर अफेक्ट तो करता है, पर अभी जो मेडिसिन नए नए आने लगे हैं उससे काफी हद तक हम लोग अस्थमा और उसके सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट रेगुलरली दवाई जो इनहेलर रहता है या फिर कोई उनकी ओरल दवाई रही होगी, अगर वो बराबर से लेता है तो सिम्टम जो है काफी हद तक कंट्रोल में रहते हैं, तो वो रोजमर्रा की चीजें आराम से कर सकते हैं। काफी कम प्रतिशत लोग रहते हैं अस्थमा के जिनका अस्थमा इतना सीवियर रहता है कि उनको रोज के काम करने में दिक्कत आ जाती है। अस्थमा में आज भी मेन से तो इनहेलर है, पर कुछ विशेष पेशेंट्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं हर पेशेंट में, कुछ नए दवाइयां भी आ गई है जिनका काफी लाभ होता है पेशेंट को। अगर आप किसी आदमी को, किसी पर्सन को देखते हो जिसको अचानक से एकदम सांस फूली हुई लग रही है, या फिर उसके छाती से एकदम बाहर तक सुई सुई आवाज आ रही है, या फिर एकदम अम, वो बेहोश हो गया है क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा है, वो काफी सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा अटैक हो सकता है। और ऐसे चीज आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स तो शायद किसी और आदमी को समझ में नहीं आए, पर अगर किसी को एकदम सीवियर अटैक आ रहा है तो यूजली ऐसे पेशेंट्स के पास अपने पास एक पंप जरूर रहता है, क्योंकि उनको पहले भी हो चुका रहता है। तो इनकी सहायता करने के लिए भी अगर उनके बैग में या कहीं दूर उनके पास इनहेलर पंप होगा, तो उनकी सहायता के लिए वो पंप उनको जरूर दे सकते हैं, और उनको नजदीकी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ रहा है, अगर उधर क्लियरली कोई ट्रिगर विजिबल है, मतलब धूल काफी है या फिर पोल्यूशन जैसे लग रहा है, तो उसको थोड़ी सी क्लीन जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर उनके पास कोई दवाई रही अस्थमा की, कि उनको पता है पेशेंट पहले से ही अस्थमा का पेशेंट है, यूजली उनके पास पंप रहता है, तो वो उन्हें पंप दे सकते हैं ताकि वो पंप ले ले, और तुरंत जितने जल्दी हो सके उनको पास ही के अस्पताल या डॉक्टर के पास सहायता के लिए लेके जाना चाहिए। अस्थमा का एक्चुअल कॉज जो है अभी तक क्लियरली पता नहीं है, तो प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, पर कुछ चीजें जो अभी अभी हाल ही में समझ में आ रही है कि वो अस्थमा के रिलेटेड रह सकती है, जैसे मोटापा, माँ जब प्रेग्नेंट रहती है उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये चीजें तो जरूर टैकल कर सकते हैं। और ट्रिगर्स जो रहते हैं जिससे पेशेंट को अस्थमा है वो अटैक ज्यादा ना हो जाए, वो ट्रिगर्स अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि धूल, पोल्यूशन, ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती है।